सिद्धांततः आज भी उनका नेतृत्व अपने शिष्यों को मिलता रहता है। मिजोरम विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर के रूप में आपने कार्य किया है। अपने निर्देशन में आपने उन तमाम सारे बिंदुओं को लेकर के शोध कार्य कराए हैं। 20 से अधिक विद्यार्थियों को आपने पीएचडी की डिग्री दिलवाई है। आपके बहुत सारे शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। टर्की, नीदरलैंड और नॉर्वे में आपने विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया है। ऐसे पूरी धरती को मापने वाले और पूरी धरती पर अपने विद्यार्थी जीवन से ही लगातार निगाह रखते हुए भूगोल, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो इसकी जो पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याएं हैं सर, मैं आपके अध्यक्षता के लिए साधुवाद देता हुआ अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ आमंत्रित कर रहा हूं कि आज के इस अवसर पर हमारे विद्वानों को और हमारे प्रतिभागियों को आशीर्वाद दें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर.वी. सिंह साहब। धन्यवाद। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? जी 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 आ रही। हेलो, वाले मैं जो है सर्वप्रथम आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे जीवन में पहली बार जो है वेब बेस्ड सेमिनार में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। उसके साथ ही साथ मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा सामयिक विषय जो है उसका चयन किया। मित्रों, जहां तक पर्यावरण का संबंध है, सर्वप्रथम मैं आपको आज से 50 वर्ष पूर्व ले जाना चाहूंगा। आपको याद होगा 1970 तक आते आते भूगोल में मात्रात्मक क्रांति और उसके साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में जो अंधी दौड़ थी आर्थिक प्रगति के लिए, पर कैपिटा इनकम के लिए, उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। और 1970 से पर्यावरण जागरूकता जो है वो प्रारंभ हुई विश्व मंच पर। 1 जनवरी 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने नेपा, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट को जो है वो उस पर हस्ताक्षर किया उन्होंने। उसके बाद 21 अप्रैल 1970 को ही हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी दिवस मनाना शुरू किया। उसके बाद 1972 आते आते पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय प्रगति हुई। स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर एक संगोष्ठी हुई। उसी में इको डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया गया और उसके साथ ही साथ उसी समय, उसी अवसर पर यूनेप की स्थापना का निर्णय लिया गया। तो इस तरह से 1970 का दशक जो है वो पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय रहा। जहां तक पर्यावरण का संबंध है, मैं समझता हूं कि इसके 3 मूल तत्व हैं। पहला है फिजिको बायोटिक रिसोर्सेस, क्योंकि कोई भी जो फिजिकल या बायोटिक संसाधन, वो चीज एलिमेंट है, वो एक संसाधन है, मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। उसके साथ ही साथ दूसरा एलिमेंट है फिजिको कल्चरल प्रोसेसेस, क्योंकि ये प्रक्रियाएं जो है वो निरंतर सांस्कृतिक परिवेश में या प्राकृतिक परिवेश में चलती रहती है। और तीसरा एलिमेंट जो है वो है सोशियो कल्चरल मिलियू, क्योंकि ये हमारा सामाजिक परिवेश, ये भी जो है वो पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि ये भी हमारी क्रियाओं को कुछ न कुछ प्रभावित करता है। और ये तीनों तत्व स्थिर नहीं है, क्योंकि भूगोल के विद्यार्थी जानते होंगे भूगोल में 2 सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, कि प्रत्येक तत्व जो है उसमें परिवर्तन होता रहता है
लेकिन साथ ही साथ ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ये परिवर्तन जो है हैफेजर्ड नहीं होता है, एक सीक्वेंस के अंतर्गत होता है। और इस प्रकार ये पर्यावरण मानव जो है इससे इंटरेक्शन करता है एनर्जी और टेक्नोलॉजी के बल पर, और एनर्जी निर्धारण करती है कि मानव किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेगा। और ये दोनों जो है, जब मानव ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के द्वारा पर्यावरण का प्रयोग करता है, तो वो जो है वो उसका प्रभाव पड़ता है पॉपुलेशन पर और स्पेस पर। तो इस तरह पर्यावरण जो है वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, स्थैतिक कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है। इसके साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण में जहाँ तक बीमारियों का संबंध है, भूगोलविद हमेशा पर्यावरण और महामारी या बीमारी उसका अध्ययन करते रहते हैं। मेडिकल ज्योग्राफी एक महत्वपूर्ण विषय है भूगोल में, और उसकी दो शाखाएं हैं। एक जो है इकोलॉजिकल स्ट्रीम और दूसरा जो है वो हेल्थ केयर स्ट्रीम। इकोलॉजिकल स्ट्रीम में हम एनवायरनमेंट, मैन या होस्ट और पैथोजिन इन तीनों का जो है वो संबंध या इंटरेक्शन का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो ये एक प्रिवेंटिव मेजर जो है वो इकोलॉजिकल स्ट्रीम की देन है। उसके साथ ही साथ दूसरा जो है वो हेल्थ केयर स्ट्रीम, जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका यूटिलाइजेशन, उनकी कमी, और साथ ही साथ भविष्य में उनकी प्लानिंग किस तरह से की जाए उससे संबंधित है। और जैसा कि आप जानते हैं, विशेषकर विकासशील राष्ट्रों में पॉवर्टी इकोलॉजी का एक अभिन्न अंग है। और पॉवर्टी जो है वो पोस्ट की वल्नरेबिलिटी या उसकी वीकनेस और ससेप्टिबिलिटी को जो है वो निर्धारित करती है। तो इस तरह एक ट्रायंगल या त्रिभुज जिसमें हम पाते हैं एनवायरनमेंट, पैथोजेन और होस्ट। पैथोजेन कितना सीवियर होगा, कितना फास्ट स्प्रेड करेगी डिजीज, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है होस्ट पर। और होस्ट की ससेप्टिबिलिटी, वल्नरेबिलिटी डिपेंड करती है उसकी पर कैपिटा इनकम, सामाजिक परिवेश, और उसके साथ ही साथ जो है वो उसके हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो कितनी उपलब्ध हैं। इस तरह हम ये पाते हैं कि जहां तक कोविड-19 का संबंध है, जो भी सूचना हमारे पास है उसके अनुसार चाइना ने विश्व को बताया 31 दिसंबर 1919 को कि उनके यहाँ निमोनिया टाइप की एक बीमारी जो है वो है। और उसके बाद 12 जून को जो है वो चाइना ने पब्लिकली जो है वो शेयर किया। लेकिन जो और रिपोर्ट छान के आ रही है सीक्रेट फाइल्स है, वो बताती हैं कि कोरोना का प्रादुर्भाव, कोरोना जो है बीमारी, वो 27 दिसंबर को नोटिस की गई। और यहाँ तक कि 31 तक आते आते चाइना ने जो है उसका जेनेटिक डिकोडिंग की, जीनोम का अध्ययन किया, और यहाँ तक कि जीनोम मैपिंग भी कर ली थी चाइना ने 31 दिसंबर तक। और उसने ये बात जो है वो छिपाई। उसने जो है वो 10 जनवरी 12 जनवरी के आसपास पब्लिकली एक्सेप्ट किया कोरोना की जानकारी जो है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो WHO से नाराज है, वो इसी 12-15 दिन का जो डिले हुआ उसमें, उससे नाराज है।
क्योंकि किसी भी बीमारी की वैक्सीन को डेवलप करने के लिए जेनेटिक सीक्वेंस जो है वो बहुत ही जरूरी होता है, और उसी के आधार पर जो है वो उसका वैक्सीन जो है वो डेवलप होता है। और WHO ने 11 मार्च को कोविड-19 को जो है वो वैश्विक महामारी घोषित किया। तो जहां तक 4 जून 2020 का संबंध है, ग्लोबल रूप में हम पाते हैं, ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर 65 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं, और टोटल डेथ जो है वो 3,86,000 से ज्यादा है। जहां तक भारत का संबंध है, यहाँ जो है 2,16,000 से ज्यादा, और डेथ जो है वो 6,000 से ज्यादा है। तो यहाँ हमें ये कहना है कि जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध है, वहां पहला केस जो है वो जनवरी में डिटेक्ट हुआ था। फर्स्ट केस जो है 20 जनवरी को, और 4 जनवरी तक, जून तक आते आते वहां पर डेथ जो है वो 1,07,000 हुई थी। मतलब ये है कि इस वैश्विक महामारी ने 2013 देशों को प्रभावित किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में 4,05,000 सैनिक मारे गए थे, और ये सैनिक जो है 6 साल की अवधि में मारे गए थे, जबकि कोरोना ने जो है वो 3.5 महीने में 1,07,000 के आसपास जो है वो इस तरह से डेथ की जो स्पीड है वो जो है वो भयंकर रही है। इसके जहां तक विविध आयाम के संबंध हैं, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन जब हुआ उसके कुछ दिन बाद भारत में कहा गया कि पर्यावरण की गुणात्मकता जो है वो सुधर गई है। पंजाब के मैदानी भागों से हिमाच्छादित चोटियां जो है वो हिमालय की दिखाई दे रही हैं। नीला आकाश जो है वो दिल्ली में बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा है। यहाँ भी हम लोगों ने बनारस में नोटिस किया कि बनारस में कुछ ऐसी मछलियां गंगा में दिखाई दे रही हैं, 6-7 स्पेसीज, जो कि पहले बहुत वर्षों तक नहीं देखी गई थी। वैश्विक स्तर पर ओजोन परत का क्षरण जो है उसमें कमी आई, जहां तक कि जो उसका छिद्र है वो भी जो है वो भरता नजर आया। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर CO2 का उत्सर्जन जो है वो बहुत कम हुआ। ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन इस गुणात्मकता की लागत क्या है, कितना महंगा है ये? विश्व की सारी अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल चरमरा गई है। आप जानते होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रतिवर्ष UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। 20 मई 2020 का जो न्यूज़लेटर है वो कहता है कि ग्लोबल पर कैपिटा इनकम, वैश्विक पर कैपिटा इनकम कोविड-19 के कारण इस वर्ष लगभग 4% कम हो। ये बहुत बड़ा आर्थिक आयाम और ये आर्थिक नुकसान है। इसके साथ ही साथ दूसरा उनका ऑब्जर्वेशन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि 1990 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है UNDP द्वारा, UNDP का आकलन है कि 30 वर्षों में पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है वो गिरावट आएगी। 30 वर्षों में कभी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट वृद्धि दर कम रही हो, लेकिन वो हमेशा बढ़ता रहा है, उसमें वृद्धि रही है। इसके साथ ही साथ दूसरा प्रभाव यह हुआ कि स्कूल बंद होने से वैश्विक स्तर पर प्राइमरी स्कूल स्टेज के 86% स्टूडेंट जो है, छात्र जो हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही।
वो स्कूल बंद होने के कारण और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की पहुंच न होने के कारण, एक्सेस न होने के कारण, क्योंकि उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पीरियड में ये जो डिजिटल डिवाइड है विकसित राष्ट्रों की और विकासशील राष्ट्रों की, ये बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। क्योंकि जहां विकासशील राष्ट्रों में 86% वो स्कूल से बाहर हैं, वहीं विकसित राष्ट्रों में ये प्रतिशत जो है वो केवल 20% है। उसके साथ ही साथ जमाना इस समय जो है टेली एजुकेशन का है, टेली मेडिसिन का है, वर्क फ्रॉम होम है। लेकिन ये सुविधा जो है विकासशील राष्ट्रों में कितनी जनसंख्या को उपलब्ध है। तो इस तरह से हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी समस्या आती है वैश्विक स्तर पर, उसमें जो विकासशील राष्ट्र हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं, उन पर ज्यादा असर पड़ता है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोविड के कारण जो है सबसे बड़ी समस्या जो इमीडिएट आने वाली है वो है वेस्ट डिस्पोजल की। क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक का बहुत ज्यादा प्रयोग विश्व स्तर पर हो रहा है, चाहे वो 100 की पैकिंग का हो, पीपीई का हो, मास्क का हो, ग्लोव्स का हो या अदर कारण। और इसका डिस्पोजल जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या होगी। इसके साथ ही साथ भारत में आपने प्रवासियों के माइग्रेशन को देखा, उनके प्रव्रजन को देखा है। भारी संख्या में वो भाग के अपने गांव पहुंचे। गांव में जॉब है नहीं, क्योंकि अगर जॉब होता तो वो शहर में जाते क्यों। और इसके साथ ही अगर गांव में जॉब नहीं है, वो अपनी अर्निंग नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है वो आगे चल करके लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके साथ ही सोशल डिसलोकेशन, बहुत से परिवार हैं जो कि इसमें आप कहीं आ जा नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा कि अकेले दिल्ली में इस साल जो है वो 50,000 शादियां जो है वो नहीं हो पाई। और कुछ लोगों ने टांट किया कि अगर लॉकडाउन ऐसे ही बढ़ता रहा तो शादियों की तारीख ही नहीं, कुछ लोगों के शादियों की उम्र भी जो है वो निकल जाएगी और शादी नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही साथ हमें जरूरत है गरीब तबके को सहायता देने की। जैसा कि आपने देखा केंद्र सरकार जो है बहुत ज्यादा 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उसके बाद भी और सहायता दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से प्रवासियों का माइग्रेशन हुआ है, उनके घर की जो यात्रा है वो एक तरह से बहुत ही कष्टदायी रही है। कितने प्रवासी जो है वो ट्रेन में मर गए, कितने जो है यात्रा के दौरान मर गए, और कितने जो है वो घर पहुंचने के बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही साथ आप पाएंगे कि इस समस्या के लिए कुछ और लॉकडाउन के वो है इकोनॉमिक डिसलोकेशन। फैक्ट्रियां बंद रहीं, उसके बाद जो है वो उनका चालन शुरू हुआ। लेकिन समस्या ये है कि भारत जैसे देश में इतनी बड़ी जहां जनसंख्या है, हर जगह जहां भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग या शिफ्ट का जो है वो एक
मुश्किल है उसका फॉलो करना। शिक्षा को ही ले लीजिए आप, कितने स्कूल ऐसे हैं जिनका इनरोलमेंट जो है, बच्चे अगर स्कूल में आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है उनको क्लासरूम में बैठाया जा सकेगा। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, सारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो आउट ऑफ गियर है। अभी परीक्षाएं कुछ हुई, कुछ बच गई। अब ये हो रहा है कि उन परीक्षाओं को फिर कैसे किया जाए। कुछ यूनिवर्सिटीज ने जो है वो एग्जामिनेशन पैटर्न बदलने का वो किया है कि 3 घंटे की जगह 2 घंटे परीक्षा होगी, प्रतिदिन 3 शिफ्ट में होगी, जिससे कि जल्दी परीक्षाएं समाप्त हो सकें। कुछ ने जो है वो मल्टीपल चॉइस करने का प्रबंध किया है। बॉम्बे ने डिक्लेयर किया कि हम अगस्त से पहले जो है विश्वविद्यालय जो है वो नहीं खोल सकते, शिक्षण संस्थाएं जो है वो नहीं खुल सकती हैं। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये टोटली जो है वो आउट ऑफ गियर हो गया है। और आज भी हम लोग नहीं जानते हैं कि जो तारीखें निर्धारित हो रही हैं उनका अनुसरण हो पाएगा, उन तिथियों पर परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दूसरा, कोविड का प्रभाव ये रहा है कि देश का पूरा मेडिकल सिस्टम जो है वो आउट ऑफ गियर हो गया है। पूरा सिस्टम केवल कोरोना की दवा, उसकी टेस्टिंग और इसी में लगा हुआ है। यहां तक कि कुछ अन्य लोगों को भी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दे करके 2 हफ्ते 4 हफ्ते उनको कोरोना के लिए लगाया गया है, कोरोना की देख रेख में। लेकिन समस्या ये है कि आप जहां जा रहे हैं एक तरह से कोरोना की जो है वो फियर साइकोसिस है सोसाइटी में। जब हम घर से निकलते हैं तो ये डर लगता है कि कहां जाए कहां ना जाए, क्या बगल वाला जो है कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, क्या हम जो दुकान से सामान खरीद रहे हैं या दुकानदार जो हमें दे रहा है वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, जो गली में घूम करके सब्जी दे रहा है वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि उसका टेस्ट तो किया नहीं है। बनारस में एक ऐसा केस आया जिसमें कोरोना पॉजिटिव जो है करीब 4-6 दिन तक पुलिस में और लोगों को लंच पैकेट बांटता रहा। बाद में पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है और उसके बाद एक लंबी चेन जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो है वो पता चले। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है कि पूरी जो अर्थव्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, यहां तक कि कुछ दिनों बाद लगता है लॉ एंड ऑर्डर भी जो है वो आउट ऑफ गियर हो जाए। जिस तरह से पुलिस में, सीआरपीएफ में, आरपीएफ में, सीआईएसएफ में कोरोना पेनिट्रेट कर रहा है। यदा कदा आप सुनते होंगे कि मिनिस्ट्रीज में जो है एक फ्लोर जो है वो कहीं बंद कर दी गई, उसका सैनिटाइजेशन हो रहा है। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं हैं और इसके साथ ही साथ भारत को जो है वो कुछ अन्य समस्याओं से निपटना पड़ रहा है। 2 साइक्लोन अभी हुआ, उधर चीन का आप देख ही रहे हैं, उधर जो है वो पाकिस्तान का देख ही रहे हैं। उसके साथ ही साथ भारत को जो एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो है स्थानीय जनसंख्या का। जनसंख्या में एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो पावर में भी है, जो कि सरकार की किसी भी कदम का जो है उसको विरोध करना है। उनको ये लगता है कि सरकार जो भी कह रही, जो सूचना दे रही है वो गलत दे रही है। यहाँ तक कि कोरोना संक्रमण और डेथ की भी जो आंकड़े हैं वो गलत हो रहे हैं, गलत दिए जा रहे हैं, उनको छिपाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों ने कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं किया गया होता, लॉकडाउन के समय ही जब शुरू हुआ तो लॉकडाउन करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोले रखा गया होता 1 हफ्ते तक,
तो लोग जो है अपने घरों को पहुंच जाते हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखें कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस समय भारत इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। ना तो आपके पास पीपीई किट थी, ना तो हॉस्पिटल में जगह थी, कहीं कोई वो नहीं थी। लेकिन आशा की जाती है कि सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से हम कोरोना पर जो है वो विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। और साथ ही साथ विश्व के विभिन्न देशों से, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत, इजराइल, सिंगापुर, जापान इत्यादि देशों से जो खबरें आ रही हैं, कोरोना की वैक्सीन जो है वो प्राप्त की जा रही है, डेवलप की जा रही है, कहीं कहीं ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गया है। किसी किसी सरकार ने जो है वो कह दिया कि एक्सट्रीम केसेस में ये दवाएं दी जा सकती हैं। तो लगता है कि हमें जो है कोरोना के साथ ही तब तक जीना है, छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर, जब तक कि इसकी कोई सक्षम वैक्सीन या दवा जो है बाजार में सर्वसुलभ नहीं हो पाती है। इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। और इसके लिए जब दिनेश कुमार गुप्ता का फोन कॉल आया तो मुझे बड़ी असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि मैं कैसे इसे कर पाऊंगा। लेकिन किसी तरह से ये जो है ये संभव हुआ, मेरे ग्रैंडसन ने जो है वो संभव कराया। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः आयोजकों को बधाई देता हूं कि ऐसे सामयिक विषय पर उन्होंने जो है वो इस संगोष्ठी का आयोजन किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं गुरु डॉक्टर आरबी सिंह साहब के प्रति इस वेबिनार में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि बड़े विस्तार से उन्होंने इसके प्रारंभ से लेकर और अब तक की सारी प्रक्रियाओं को अपने वक्तव्य में पूरा ध्यान दे करके हम लोगों तक पहुंचाने का